नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष से पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जल और स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए माइक्रो फाइनेंस टूल का इस्तेमाल करता है। दूसरा है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधानों में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। तीसरा है, इसका उद्देश्य गरीब लोगों को सब्सिडी पर निर्भर हुए बिना उनकी जल की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। कुवैत में आग लगने से 42 भारतीयों समेत 49 की मौत। 6 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण अग्निकांड, 50 लोग हुए घायल। भारत सरकार ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत भेजा। पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर ने घटना पर शोक जताया। कुवैत के अमीर ने दिया अग्निकांड की जांच करने का आदेश। पूरा इस घटने की अगर हम सूचना के बाद कुवैत की मीडिया वहां स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से जो सूचना सामने आई है उसके मुताबिक दक्षिण कुवैत में मंगला इलाके में एक 6 मंजिला इमारत में सुबह 6 बजे आग लगने से यह घटना हुई और आग क्षमता किसी रसोई से लगी और पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। एक स्थानीय कंपनी के अधीन इस भवन में करीब 200 श्रमिक को ठहराया गया था और यहाँ काम करने वाले जो श्रमिक थे ज़्यादातर आप देखेंगे कि नेपाल, पाकिस्तान और भारत के ही नागरिक वहाँ पर शामिल थे। कुवैत की बात करें, कुवैत की राजधानी कुवैत नगर है। अमीर यहाँ का जो सबसे उच्च पद होता है ना उसे वहाँ अमीर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति का सबसे उच्च पद माना जाता है, वैसे ही कुवैत में वहाँ के सबसे उच्च पद को अमीर माना जाता है। वहाँ के अमीर वर्तमान समय में साहब अल अहमद अल जबीर अल साहब है और कुवैत की जो मुद्रा है और कुवैत दिनार है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। अग्निकांड पर मोदी की बैठक, मुआवजे का ऐलान। कठुआ में 16 घंटे चली मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सीआरपीएफ जवान बलिदान और डीआईजी और एसएसपी बाल बचे। कठुआ व डोटक पर 4 घंटे के अंतराल में 2 हमले, 6 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ घटना हुई है, जो यहाँ आतंकवादी फैले थे, उनका कहना है कि वो शाम टाइम पहले वो घर पानी मांग रहे थे। हमले से पहले आतंकी वहाँ के घर में पानी मांग रहे थे। अभी तक हम देखेंगे कि कश्मीर में यह मुद्दा ज़्यादातर देखने को मिलता था कि वहाँ जो पड़ोसी देश है वहीं से आतंकी फैल देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर जो एक थोड़ा शांत वाला एरिया है, वहाँ इस बार ये हमला हुआ है और लगातार 4 घंटे में 3 बार ये हमला हो चुका। ओडिशा में भाजपा सरकार ने संभाली कमान। 2 उप मुख्यमंत्री के समेत मोहन चरण मांझी ने ली 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे शामिल। और ये मुख्यमंत्री जो बने हैं अभी हाल ही में, मोहन चरण मांझी, ये 15वें क्रम के मुख्यमंत्री और ये नवीन पटनायक के स्थान पे मुख्यमंत्री बने। नवीन पटनायक लगातार 24 वर्ष तक उड़ीसा में अपना कार्यभार संभाला था। बिहार को राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ट्रक माफिया पर क्या कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार में पानी बर्बादी रोकने के लिए उपाय गए पर मांगा हलफनामा और हिमाचल पर लगाई फटकार। इस समय देखने के दिल्ली में पानी की भारी किल्लत मची हुई है और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो दिल्ली को पानी देगी, लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा राजनीति चल रही है कि हरियाणा की जो सरकार है वो पानी देने में आनाकानी कर रही है। दिल्ली जल संकट मामला। डीयू और जामिया वर्ष में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया पर कर रहे हैं विचार। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ विषयों के लिए इसके पहले लागू किए जाएंगे। आपको पता है, मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि विश्वविद्यालय में यूजीसी की तरफ से एक आदेश आया था कि वर्ष में 2 बार जो अभ्यर्थी है वो दाखिला ले सकते हैं। पहली बार जो जुलाई अगस्त के महीने में और दूसरी बार वो जनवरी फरवरी के महीने में दाखिला ले सकते हैं। वही भी लेकर डीयू और जामिया इससे विचार कर रहे हैं कि
क्या लागू किया जाए या नहीं। जापान में खून मंगाकर नवजात बचाई नवजात की जान। महिला ने 8वीं बार किया था गर्भधारण, 7 बार रही थी असफल। जापान के रेड क्रॉस सोसाइटी ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय ब्लड समूह से किया गया था इसमें सहयोग। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भारतीय प्रसूतियों को बच्चे बचाने के लिए 6000 किलोमीटर दूर जापान की राजधानी टोक्यो से खून मंगाया था। इसकी बदौलत प्रसूतियों में 7 प्रसव इसकी बदौलत से जो 7 बार असफल थी माँ बनने से, इस बार 8वीं बार बन सकी है। और ये जो ब्लड मंगाया गया जापान से, ये भारत में उपलब्ध नहीं था, इसीलिए इसे जापान से मंगाया गया है। बच्चे को बचाने के लिए विशेष तरह के खून को ओडी फेनोटाइप की ज़रूरत थी, जिसकी भारत में उपलब्धता नहीं हो पाई थी। गर्भवती को बचाने के लिए एम्स के प्रसूता रोग विभाग की डॉक्टर ने जापान के रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय ब्लड समूह से रेफर्ड लैब के साथ मिलकर यह कार्य सफलतापूर्वक संभाला। यूक्रेन शांति सम्मेलन में नहीं जाएंगे मोदी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया था आग्रह मोदी से G7 में मुलाकात संभव। G7 की बैठक के लिए गुरुवार को इटली अपुलिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर जाएंगे इटली। आपको पता होगा इस बार G7 की जो मेज़बान कंट्री है वो इटली है, और इससे पहले जो होस्ट कंट्री थी वो जापान थी जो 2023 में, और पहली बार इसकी जो 2 बैठक हो गई थी वो कनाडा में हुई थी। इसमें टोटल 7 कंट्रीज शामिल हैं: फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, कनाडा। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। तो इनके बारे में आप लोग जानते रहिए। G7 आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी और पहली बैठक इसकी कब हुई थी, और इसका मतलब होस्ट करने वाली कंट्री कौन थी। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नए संसद को शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर का होगा चुनाव। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद सदस्यों को संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 3 जुलाई को समाप्त होने वाले इस लोकसभा के पहले सत्र में सरकारी कामकाज का खास एजेंडा नहीं रखा जाएगा। बजट सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। शिवराज का कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम। 18वीं लोकसभा में उन्हें इस बार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का पदभार संभाला गया था। ये मध्य प्रदेश के विदिशा के MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ये 15 वर्ष तक MP यानी मध्य प्रदेश के CM के पद पर कार्यभार संभाले हैं। ये विदिशा से सांसद है, तो इन्हें भी आप लोग जानते रहिए। विधवाओं से जुड़े सरकारी आश्रय गृहों को डेटाबेस बनाया जाए। मानवाधिकार आयोग ने विधवाओं के कल्याण के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को उचित एजेंसियों से जोड़ा जाए। मानवाधिकार आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें, मानवाधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 10 सितंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। यह बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में 2 स्थान फिसला भारत। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी करने वाला विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, और आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिलेगी जो शीतकालीन बैठक होती है दावोस में, स्विट्जरलैंड में। इसकी एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। जो ये अंतराल जारी किया गया है, जो अभी हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतराल के इंडेक्स है। भारत की इसमें रैंक इस बार 129 है, जो आउट ऑफ 146 में है। 146 देशों में भारत की रैंक 129 स्थान पर। पिछली बार 2023 में भारत की रैंक 127 थी, इस बार 2 हो गई है। और फर्स्ट स्थान की अगर बात करें, पहले स्थान पर आइसलैंड है, सेकेंड स्थान पर फिनलैंड है, और बॉटम यानी अंतिम स्थान पर हम देखें सूडान स्थित है। 145 में पाकिस्तान है। भारत का स्कोर 64.1 है, और इसमें कुछ कंट्री जो शामिल है उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो मतलब इसमें जो इंक्लूड कंट्री नहीं है वो रूस है, मलावी है, म्यांमार है और अफगानिस्तान। इसमें कंट्री इसमें शामिल नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ना, इसी की बात हो रही है। चीन व नेपाल से सटे उत्तराखंड के क्षेत्र को मजबूत होगा आधारभूत ढांचा। राज्य के 3 जिलों से लगभग 650 किलोमीटर सीमा चीन व नेपाल से लगती है। अब देखें, जब अगर चीन और से ऐसी देश से कंट्री लगे तो अपनी जो सीमा है उसको वहाँ मजबूत क्षेत्रों को करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आंध्र प्रदेश को चौथी बार मिला CEO CM।
तेदेपु पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने संभाली राज्य की कमान। राज्य के 175 में से 164 सीट की जीत मिली थी। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण और नायडू के बेटे समेत कई मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई। आपको पता ही होगा, इस बार जब 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उसके साथ साथ कुछ विधानसभाओं के चुनाव भी चल रहे थे। कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। अगर हम बात करें तो सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की और उड़ीसा में ये चुनाव चल रहे थे। और अगर हम बात करें सिक्किम से कौन नए सीएम है, तो सिक्किम से नए सीएम प्रेम सिंह तमांग बने हैं और अरुणाचल प्रदेश से नए सीएम बने हैं पेमा खांडू। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से नए सीएम बने चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और वहीं उड़ीसा से बात करें तो मोहन चरण सिंह मांझी बने हैं नए सीएम। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ माह पहले जब भी कुछ 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ और तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हुए थे, क्या आप लोग उनके जो अभी नए सीएम बने हैं उनके आप लोग कमेंट बॉक्स के नाम जरूर बताइए कि नए सीएम अभी कौन चुन के आए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आज लेंगे शपथ। पेमा खांडू को भाजपा विधायक दल का नेता चुनना गया, राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। अब देख रहे हैं बस वही चल रहे हैं सारे राजनीति से जुड़ी। रायबरेली या वायनाड के प्रश्न पर असमंजस है राहुल गांधी। आपको पता है इस बार लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक प्रमुख नेता वो असमंजस में है कि कौन सी पार्टी मतलब किस जगह से उन्हें MP यानी बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए। ये आप लोग का सब बात की बात है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। और आज का जो आर्टिकल लिखा है, इस सुधारों पर सहमति बनाने का समय है। बहुदलीय लोकतंत्र में भावनात्मक मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाना एक चतुराई का भरा काम है। चूंकि इसमें समय लगता है, इसलिए धैर्य की परीक्षा भी होनी चाहिए। इस बार देख रहे थे जब हम चुनाव हो रहा था 18वीं लोकसभा, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मुद्दे भी सामने आए थे कि मतलब संविधान बदलने जैसे और बेरोजगारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खतरे में है। ऐसे नतीजे के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जनमत का व्यापक रूप से प्रभावित किया है। भारतीय राष्ट्र के निर्माताओं को यह स्वप्न था कि देश प्रगति के शिखर पर हुए। अंडमान और निकोबार में एक यात्री द्वारा मुझे एक स्वतंत्र सेनानी का यह संदेश पढ़ने की मिला कि कृपया उन्हें यह बताना कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब उनकी बारी है। यह एक सैनिक के द्वारा लिखा गया था। जब उसको फांसी दी जा रही तब वो उसने अपने ग्रामीण जो लोग आने वाली पीढ़ियों को यह एक खबर लिखी। तो लेके बातें चल रही हैं कि अब जो आने वाली सत्ता पे सरकार है वो क्या क्या सुधार करेगी, क्या क्या जो भी वादे किए थे क्या उन्हें पूरा किया जाएगा या नहीं, वही लेके बातें चल रही हैं। बंद हो राजनीति का अपराधीकरण। भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल और सबसे बड़ी आबादी वाले देश में चुनाव कराना एक जटिल प्रक्रिया है। फिर भी चुनाव आयोग ने इसे बड़ी कुशलता से अंजाम दिया है। पिछले दशकों में जनता ने जागरूकता बढ़ी और राजनेताओं की आपराधिक छवि पर चर्चा ने जोर पकड़ा। फिर भी ऐसे व्यक्ति जिन पर गंभीर अपराध मामले दर्ज है, जो जेलों में बंद है, वे लोकसभा और विधानसभा में पहुंच रहे हैं। ऐसे रोकने के लिए उन्हें चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना होगा। ऐसा कानून बनाने चाहिए कि जिन पर गंभीर अपराध मामले दर्ज है वो चुनाव न लड़ सकें। अब देख रहे हैं इस बार के अगर हम लोकसभा के चुनाव में देखें तो इस बार लगभग 46 व्यक्ति ऐसे हैं जो के ऊपर कड़े से कड़े आपराधिक मामले दर्ज है। किन्हीं पर हिंसक, किन्हीं पर लूट मार, ये लेके काफ़ी ज़्यादा उनके मामले दर्ज है। लेकिन उस बार भी ये विधानसभा के क्षेत्र में चुन के सांसद के रूप में उभरे हुए हैं। तो उसी पे लेके बातें चल रही हैं कि चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कानून बनाए ताकि ये लोग को चुनाव लड़ने से रोका जाए। संसद में महिलाओं प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के मायने। इस बार देखेंगे कि 18वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें अगर हम देखें 17वीं लोकसभा में तो महिलाओं की संख्या 78 थी। इसमें 4+4 महिलाओं की संख्या घटकर इस बार 74 रह चुकी है। लगातार बढ़ती वृद्धि के बाद घटना जब घटती तो यह एक विश्वसनीय और ये एक चिंतित विषय बन जाता है कि महिलाओं की संख्या क्यों घट रही है। और महिलाओं की और ज़्यादा भूमिका बढ़ाने के लिए भारत की संसद में एक नया विधेयक भी पारित किया गया जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें कहा गया था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिससे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं ये कौन सा बिल था और कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से इसे भारत के संविधान में लागू किया, जिससे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। 1 साल के निचले स्तर पर पहुंचा खुदरा महंगाई और 4 सालों 75 रही खुदरा मुद्रास्फीति, लेकिन खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर लगातार 8% से ऊपर रही। 4.61 रही पिछले साल खुदरा महंगाई और 5.28 रही ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा मुद्रास्फीति। 15 जुलाई के बाद बजट पेश करेंगे सीतारमण। दूसरी बार वित्त मंत्री के तौर पर कामकाज संभाला और भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना इनका लक्ष्य। बजट से पहले GST काउंसिल की बैठक राज्यों के वित्त मंत्रियों से ली जाएगी सलाह। आपको पता है इस बार जो बजट पेश किया गया था
जब चल रहा था तो उसमें अंतिम बजट पेश किया गया था, लेकिन क्योंकि अंतिम बजट तब पेश किया था जब लोकसभा या विधानसभा कोई चुनाव चल रहा था, तब ये सत्र अंतिम बजट पेश किया जाता है। जब कोई नई सरकार सत्ता पे आ जाती तब पूर्व बजट पेश किया जाता है। तो इस बार जुलाई के तीसरे माह में बजट पेश किया जा सकता है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली पर की रॉकेटों की बौछार। शीर्ष कमांडर के माने जाने के प्रतिरोध में दागे 360 रॉकेट, ज़्यादातर रॉकेट हुए नष्ट, जैन ठिकानों को नहीं हुआ नुकसान। हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल और आतंकी समूह है। दक्षिण लेबनान पर इजराइल कब्जे की प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1980 में यह अस्तित्व में आया था। इसे यूएसए और इजराइल सहित कई देशों द्वारा एक आतंकी संगठन के रूप में नामित किया गया है। यह हमला इसलिए किया है क्योंकि इसका आरोप है कि जो इजराइल हमले में शीर्ष कमांडर अबू तालेब के मारे जाने के प्रतिरोध में यह हमला किया है। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को नष्ट किए। जो रॉकेट लक्ष्य को टकराए हैं उन्हें जान माल से नुकसान के भी कोई सूचना सामने नहीं आई है। भारत विरोधी तत्वों को पनाह देना कनाडा के साथ सबसे बड़ा मुद्दा है। विदेश सचिव क्वात्रा बोले, जब कनाडा सरकार अपना रवैया नहीं बदलती तब तक उसके साथ रिश्ते समान नहीं हो जाते। अब भारत और कनाडा का रिश्ते हाल ही महीनों में तब खराब हो गए जब कनाडा ने यह आरोप लगाया कि भारतीय एजेंसियों ने वहां खालिस्तानी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई थी। वैसे इस बारे में भारतीय एजेंसियों में शामिल होने को लेकर कनाडा अभी तक ठोस प्रमाण नहीं दे सका। इसके बाद भारत ने भी सख्त कदम उठाते हुए यहाँ से कनाडा के राजनीतियों को संख्या में हटाने का आदेश दिया था। अब देख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव भी चल रहा था कि बीते दिनों जो आतंकी की हत्या हुई थी उसमें कनाडा ने आरोप लगाया था कि इस आतंकी की हत्या कनाडा की एजेंसियों ने करवाया है। उसी पे लेके विरोध चल रहा है। और अभी हाल ही में जो कनाडा के अब देख रहे हैं कि इस बार कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, साथ जो G7 का बैठक होने जा रही है इटली पे, दोनों लोग वहाँ मिलेंगे। उसी पे लेके बातें चल रही हैं कि इस मुद्दे पे कोई बातें नहीं होंगी जब तक कनाडा अपना पूरी तरफ से रवैया ठीक नहीं कर लेता। देख रहे हैं वही बातें लेके चल रही हैं। यूक्रेन को एक और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडेन ने दी मंजूरी। अगले कुछ दिनों में मिलने की संभावना। अमेरिकी और यूरोपीय देशों से यूक्रेन की और मदद करने की अपील कही जा रही है। देख रहे हैं यूक्रेन और जो रूस का चल रहा संघर्ष ना, उसी की बातें हो रही हैं। और इस बार जब G7 की बैठक होगी तो उसमें यह भी बातें हो रही हैं कि इन सब बातों पे चर्चा होंगी कि कैसे इन्हें अच्छी तरह से सुलझाया जाए। और मोदी जी का मानना है कि यह वार्ता वाद विवाद से ही यह मामला सुलझाया जा सकता है। यहाँ आपको फिर जुड़ी खबर मिलेंगी। इस समय देखने G20 चल रहा है और बीते दिन अमेरिका और भारत के साथ T20 का वर्ल्ड कप चल रहा था और भारत ने इसमें अच्छे प्रदर्शन के साथ अमेरिका को 7 विकेट से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से दर्ज की जीत। केवल 74 रन पर ही बनाई गई थी नामीबिया की टीम, रन बना पाई थी केवल। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल से जुड़ी खबर मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। उत्तर और दक्षिण कोरिया के नेताओं में ऐतिहासिक मुलाकात। वर्ष 2000 में आज ही दक्षिण कोरिया में तत्कालीन राष्ट्रपति किम जे डंग ने एक शिखर सम्मेलन में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग इल के साथ मुलाकात की थी। दोनों देशों के प्रमुख की यह पहली मुलाकात थी। इसके लिए किम जे डोंग ने नोबेल शांति पुरस्कार दिया था। सौरमंडल को छोड़ने वाली मानव निर्मित वस्तु पनियाटिन स्पेस प्रोब लेकर पनियाटिन ने 1983 में आज ही के दिन नेपच्यून की कक्षा में पार करने सौर मंडल छोड़ने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बनाई गई थी। इसे मार्च 1972 में लॉन्च किया गया था और 2002 में नासा इसके संपर्क किया था। तब यह पृथ्वी से 7.57 अरब मील दूर था। शराब से बाइपोलर डिसऑर्डर में ज़्यादा खतरा। 5 सालों के बाइपोलर डिसऑर्डर में पीड़ित 584 वयस्कों को शामिल किया गया है। विश्लेषण के लिए 5 से 16 वर्षों के फॉलोअप अवधि में डाटा एकत्र किया गया है। इधर आपको मूवी जुड़ी खबर मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर इस बात होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 1 और 3। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देखते हैं। वाटर क्रेडिट एक ऐसा कार्यक्रम है जो सुरक्षित जल और स्वच्छता के लिए मुक्त
प्रमुख बाधाओं में एक यानी किफायती वित्तीय पोषण को संबोधित करता है। वाटर क्रेडिट उन लोगों के लिए छोटे ऋण लाने में मदद करता है जिन्हें घरेलू पानी और शौचालय समाधान को वास्तविकता बनाने के लिए किफायती वित्तीय पोषण और संस्थानों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। वाटर क्रेडिट जल और स्वच्छता क्षेत्र में काम करने के लिए माइक्रो फाइनेंस उपकरणों का इस्तेमाल करने वाला पहला कार्यक्रम अतः कथन एक सही है। यह मॉडल लोगों को विकासशील देशों में अपनी खुद की पानी और स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाता जिसकी अक्सर पारंपरिक क्रेडिट बाजारों तक पहुंच नहीं है। यह सब्सिडी की आवश्यकता को समाप्त करना चाहता है अतः कथन 3 भी सही है। वर्ल्ड क्रेडिट वाटर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। यह दुनिया के जल एवं स्वच्छता लाने के लिए काम कर रहा है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है अतः कथन 2 सही नहीं है। इस तरह कथन 3 विकल्प सही उत्तर है। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।